फिल्म शुरू होती है 1993 में, जहां हम डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर को देखते हैं। वो अपने एक पेशेंट गैब्रियल के बारे में बता रही थी। गैब्रियल के पास स्पेशल पावर्स थी, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता है और अपने थॉट्स स्पीकर्स के द्वारा ब्रॉडकास्ट करता है। अचानक डॉक्टर वीवर का कलीग वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि गैब्रियल फिर से वायलेंट हो गया है और वो सारे स्टाफ मेंबर्स को मार रहा है। डॉक्टर जल्दी से उसके रूम की तरफ भागती है और एक गार्ड उसे दरवाजे से काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैब्रियल उसका हाथ तोड़ देता है। अब डॉक्टर वीवर गन लेती है और उसे बेहोश करती है, जिसके बाद वो कहती है इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर। फिर हम देखते हैं गैब्रियल एक छोटा बच्चा है, लेकिन फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना छोटा बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 27 साल बाद। यहाँ पर हम मैडिसन को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और ये उसकी 4th प्रेगनेंसी है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इससे पहले उसके 3 बार अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज हो चुके हैं। अब मैडिसन घर आती है और उसका हस्बैंड डेरिक आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। डेरिक इससे पूछता है कि आज वो घर जल्दी क्यों आई है और मैडिसन बताती है कि बेबी आज कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था, इसीलिए वो आज घर जल्दी आ गई। लेकिन ये बात डेरिक को पसंद नहीं आती। वो टीवी बंद कर देता है और फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। मैडिसन उसे अल्कोहल लेने से मना कर रही थी और ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो मैडिसन को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। अब उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मैडिसन को डेरिक धक्का मार देता है, जिस वजह से उसका सर दीवार से टकराता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। डेरिक उसे फेक चिंता दिखाते हुए किचन से आइस बैग लाने जाता है। तभी मैडिसन अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब डेरिक बाहर से नॉक करता है, लेकिन मैडिसन दरवाजा नहीं खोलती और रोने लगती है, जिसके बाद वो देखती है उसके सर से बहुत सारा खून निकल रहा था। वो उसी हालत में अपने बेड पे जाकर सो जाती है। अब उसी रात डेरिक सोफे पे सोया था और किचन से कुछ आवाज सुनकर वो उठ जाता है। वो उस आवाज को फॉलो करता है और देखता है स्मूदी मेकर अपने आप चल रहा था। जैसे ही वो उसे बंद करता है, फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। अचानक टीवी ऑन हो जाता है और वो लिविंग रूम में आता है। वहाँ वो सोफे पे एक डार्क शैडो को देखता है। टीवी ऑफ होते ही वो जल्दी से लाइट्स ऑन करता है और देखता है कि शैडो गायब हो गया था। वो हर जगह चेक करता है, तभी अचानक वो डार्क शैडो उसके एकदम पीछे आता है और उस पे अटैक कर देता है। यहाँ मैडिसन अपने सपने से जागती है। वो नीचे डेरिक को देखने आती है और उसे मरा हुआ पाती है। उसे किसी ने बहुत ही भयानक मौत दी थी। अब वो डार्क शैडो मैडिसन को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और मैडिसन अपने रूम की तरफ भागती है। वो अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लेती है, लेकिन वो शैडो दरवाजा तोड़ देता है और मैडिसन सीधा नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अब उनके घर में इतनी सारी आवाजें सुनकर नेबर्स पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ हम रेजिना मॉस और डिटेक्टिव शॉ को देखते हैं। वो दोनों घर के अंदर आते हैं और पहले तो उन्हें ये एक नॉर्मल केस लग रहा था, लेकिन जब वो डेरिक की लाश देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसकी गर्दन पूरी तरह से घुमा दी गई थी। अब अगले दिन हम मैडिसन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और उसकी सिस्टर सिडनी उसके साथ थी। वो उसे बताती है कि अनफॉर्चुनेटली उसका बेबी सरवाइव नहीं कर पाया और ये सुनकर मैडिसन पूरी तरह से टूट जाती है। उसने एक ही रात में अपने बच्चे और अपने हस्बैंड दोनों को ही खो दिया था और इस वजह से वो पूरी तरह बेजान हो गई थी। तभी डिटेक्टिव शॉ वहाँ आकर मैडिसन से कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन मैडिसन की कंडीशन देखकर वो इंटरव्यू को पोस्टपोन कर देता है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैडिसन के नेबर्स से पुलिस को पता चलता है कि मैडिसन का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव था और वो काम भी नहीं करता था। घर के सारे खर्चे मैडिसन उठाती थी। अब पुलिस को उस रात घर में किसी के घुसने का एविडेंस नहीं मिला था और उन्हें लगता है कि मैडिसन ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, क्योंकि पुलिस के हिसाब से मैडिसन के पास उसके हस्बैंड को खत्म करने का मोटिव भी था। 2 हफ्ते बाद मैडिसन रिकवर करके अपने घर वापस आती है। अब वो फिर से ट्रॉमा में ना चली जाए, इसलिए सिडनी उसे अपने साथ घर चलने कहती है, लेकिन मैडिसन उसके साथ नहीं जाती। वो अपने घर में रहना चाहती थी। उसी रात उसके साथ बहुत अजीब चीजें होती है, जैसे जब वो विंडो से बाहर देखती है स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा है। मैडिसन को लगता है कि वो वही किलर है जिसने उसके हस्बैंड को मारा था और वो डर के घर के पर्दे और दरवाजे बंद करने लगती है, लेकिन एक दरवाजा ठीक से बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी मैडिसन उसे बंद करती वो अपने आप ही खुल जाता। मैडिसन को अब लगने लगता है कि उसे कोई इविल एंटिटी हॉन्ट कर रही है और वो अपने रूम में भाग जाती है। अब अगली सुबह मैडिसन अपने घर के दरवाजों में बोल्ट इंस्टॉल कर रही थी और उसी वक्त सिडनी वहाँ आती है। दरवाजे पर लगे लॉक्स देखकर वो घर में नहीं जा पाती, इसलिए वो विंडो से जंप करके अंदर आती है, लेकिन वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर करती है वो देखती है कि मैडिसन ट्रांस स्टेट में दीवार की तरफ देख रही थी। सिडनी उसे होश में लाती है और उस दीवार पे आई क्रैक के बारे में पूछती है। तब मैडिसन उसे बताती
बताती है कि डेरिक ने उसका सर उसी दीवार पर पटका था, जिस वजह से वहाँ क्रैक आ गई। अब मैडिसन कहती है कि वो खुद को बहुत अकेला फील करती है। वो उसे ये भी कहती है कि वो बहुत खुश थी फाइनली उसका कोई ब्लड रिलेटेड मेंबर होगा, लेकिन उसका बेबी इस बार भी उससे छिन गया। एंड ऑब्वियसली ये सुनकर सिडनी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सिडनी भी उसकी ब्लड रिलेटेड फैमिली है। लेकिन तब मैडिसन उसे बताती है कि उसकी फैमिली ने मैडिसन को 8 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था, जिसके बारे में सिडनी को कुछ भी नहीं पता था। मीनवाइल हम एक टूर गाइड को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही थी, और उसे अचानक कुछ आवाज आती है जो कि टनल के अंदर से आ रही थी। वो चेक करती है और पूछती है क्या कोई वहाँ है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही वो मुड़ती है वो आवाज फिर से आती है, और इस बार वो डर के भागने लगती है ताकि वो लाइट ऑन कर सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी आवाज और करीब आ रही थी। अब जैसे ही वो लाइट ऑन करती है आवाज गायब हो जाती है, लेकिन कोई मॉन्स्टर लाइक शैडो उस पे सीलिंग से जंप करता है। जब वो उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि किलर उसके सामने है, और उसने उसे एटिक में बांधकर उसके मुंह पर टेप्स लगा दी थी ताकि वो मदद के लिए किसी को ना बुला सके। टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और वो उसमें सुनती है कि डॉक्टर व्यूअर उसका पहला टारगेट होगी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये गैब्रियल है, जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। शैडो उसका फोन लेके डॉक्टर व्यूअर को कॉल करता है और सिर्फ इतना बोलता है, इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर, और फोन बंद कर देता है। डॉक्टर व्यूअर ये सुनकर डर जाती है, क्योंकि 27 साल पहले उसी ने ये बात कही थी। वो मेडिकल रिकॉर्ड्स बाहर निकालती है और कुछ याद करती है। अब यहाँ से कहानी फिर से 27 साल पीछे चली जाती है। डॉक्टर व्यूअर का एक पेशेंट था जिसका नाम गैब्रियल था। वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था, जैसे वो किसी डीमन से पोजेस्ड है। हमें इसकी कुछ झलक फिल्म के स्टार्टिंग में भी दिखाई गई थी, और उस वक्त डॉक्टर व्यूअर ने यही लाइन कही थी। डॉक्टर व्यूअर को लगता है कि वो वापस आ गया है। दूसरी तरफ हम मैडिसन को देखते हैं जो घर की साफ सफाई कर रही थी, और अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके कान भी बज रहे थे। वो इस सब चीजों को सीरियस नहीं लेती और फिर अपने बाल सुखाने के बाद टॉवल को वॉशिंग मशीन में डालने जाती है। लेकिन अचानक उसे डॉक्टर व्यूअर का चेहरा वॉशिंग मशीन के डोर में दिखता है। मैडिसन डर जाती है और फिर से ट्रांस स्टेट में चली जाती है। वो बिल्कुल हिल नहीं पाती और उसके आसपास सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगता है। देखते ही देखते वो डॉक्टर व्यूअर के घर में आ जाती है। वो देखती है कि किलर डॉक्टर व्यूअर को ब्रूटली मार रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैडिसन जोर से चीखती है और रियलिटी में वापस आती है, लेकिन जो हुआ वो रियल था, क्योंकि हम देखते हैं कि पुलिस क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी, और वो नोटिस करते हैं कि मर्डर वेपन मिसिंग है। एंड ऑब्वियसली वेपन किलर अपने साथ ही ले गया था। डॉक्टर व्यूअर को मारने के बाद किलर वापस आ गया था, और वो टूर गाइड डर के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे उसी वेपन से वार्न करता है, जिसके बाद वो उस वेपन को मॉडिफाई करने लगता है। मीनवाइल मैडिसन को पता चलता है कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सब सच में हुआ था, और उसे लगता है कि उसमें लोगों की मौत देखने की एबिलिटी है। तो गैब्रियल अपने नेक्स्ट टारगेट के घर जाता है, जो कि अपने घर में अकेला था। वो देखता है कि विंडोज ओपन है और बारिश हो रही थी, इसीलिए वो विंडोज बंद करने जाता है। तभी वो देखता है कि जमीन पर पानी गिरा हुआ है, जो कि क्लॉक रूम की तरफ से आ रहा था। ऑल्दो वो डरा हुआ था, वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब वो विंडो के पास वापस आता है तब गैब्रियल उसके पीछे ही था, लेकिन उसे पता नहीं चलता। सब कुछ बंद करने के बाद वो सोने जाता है, और मीनवाइल मैडिसन भी सो रही थी। लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ती है वो उस आदमी को अपने बगल में पाती है। इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग तो ये था कि गैब्रियल उसके ऊपर से होकर डॉक्टर को टैप करने लगता है। मैडिसन इस बार भी चिल्लाती है और नींद से जागती है। अब क्योंकि उसे पता है कि उसका विजन रियल है, वो बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस स्टेशन जाती है और डिटेक्टिव शॉ को सब कुछ बता देती है। लेकिन जाहिर सी बात थी कि पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती। उन्हें लगता है कि मैडिसन के पास कैसे कोई साइकिक पावर हो सकती है। सिडनी बताती है कि मैडिसन सच बोल रही है, क्योंकि उसने डॉक्टर व्यूअर को भी मरते हुए देखा था, और एक बार वहाँ जाके चेक करने में क्या हर्ज है। अब शॉ ये सब सुनकर उनकी बात मानकर उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है। मैडिसन अपने विजन की मदद से उस अपार्टमेंट का नंबर याद करती है, और फिर जब वो सब वहाँ जाते हैं तो दरवाजा ऑलरेडी ओपन था, और जब वो सब रूम चेक करते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उसी तरह मरा हुआ था जैसे मैडिसन ने बताया था। ये सब देखकर तो पुलिस भी शॉक थी। अब स्टेशन वापस आने के बाद मैडिसन किलर का स्केच बनवाती है और फिर वॉशरूम जाती है। लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और फिर उसे एक अननोन कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है वो अननोन इंसान उससे एमिली बोलता है, जो कि उसका बर्थ नेम है। लेकिन मैडिसन कहती है कि वो उसका नाम नहीं है। मैडिसन को रियलाइज होता है कि ये
गैब्रियल है और वो डर के सिडनी के साथ वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। यहाँ मैडिसन फाइनली सिडनी को बताती है कि वो गैब्रियल को बचपन में जानती थी और उसके बारे में और जानने के लिए वो अपनी मॉम की हेल्प लेने जाते हैं। यहाँ गैब्रियल का नाम सुनकर मैडिसन की मॉम भी डर जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें मैडिसन 9 साल की थी। मतलब ये बात अडॉप्शन के 1 साल बाद की थी। वीडियो में हम देखते हैं कि मैडिसन को अपने बर्थडे केक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंस्टेड वो किसी से बात कर रही थी, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं और वो बताती है कि वो गैब्रियल है जिससे वो बात कर रही है। एंड ऑब्वियसली उसके मॉम डैड को लगता है कि शायद उसका कोई इमेजिनरी दोस्त है, विच इज वेरी कॉमन इन फॉरेन कंट्रीज। लेकिन फिर उसके मॉम डैड बहुत अजीब चीजें नोटिस करते हैं, जैसे गैब्रियल मैडिसन को टॉय फोन पर कॉल करता है और उसकी अनबॉर्न सिस्टर को मारने कहता है। और ऐसी कॉन्वर्सेशन सुन के उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। मीनवाइल हम डिटेक्टिव शॉ को देखते हैं, जिसे डॉक्टर व्यूअर के घर से एक यूएसबी स्टिक मिला था और उसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसमें एमिली की ट्रीटमेंट नोट्स रिकॉर्ड करके स्टोर की गई थी। उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर व्यूअर बताती है कि एमिली को विजन्स दिखते हैं और उसे डेविल के थॉट्स भी सुनाई देते हैं। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और 3 डॉक्टर्स एमिली की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे, डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर, विक्टर फील्ड्स और जॉन ग्रेगरी, जिसमें से 2 डॉक्टर्स की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पुलिस को रियलाइज होता है कि डॉक्टर्स के मर्डर्स और मैडिसन के केस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और उन्हें इस वजह से यकीन हो जाता है कि अगली बारी डॉक्टर ग्रेगरी की है, इसीलिए वो उस डॉक्टर का एड्रेस निकालता है। दूसरी तरफ मैडिसन को फिर से विजन दिखने लगते हैं और वो डॉक्टर ग्रेगरी को मिरर में देखती है। अगले ही सेकंड मैडिसन डॉक्टर के घर में थी और डिटेक्टिव शॉ ने वहाँ आने में बहुत देर कर दी थी, क्योंकि वो वहाँ आकर देखता है कि डॉक्टर तो ऑलरेडी बाथटब में मरा हुआ है। मैडिसन देखती है कि गैब्रियल अभी रूम में था और वो डोर के ऊपर छुपा हुआ था। मैडिसन डॉक्टर शॉ के सामने थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। अब गैब्रियल डिटेक्टिव शॉ पर जंप करके उस पे अटैक करता है, लेकिन डिटेक्टिव के शूट करने पर गैब्रियल विंडो तोड़कर बिल्डिंग से उतर के भागने लगता है और डिटेक्टिव उसे चेस करता है। उसका पीछा करते करते वो एक बेसमेंट में आता है। डॉक्टर शॉ के आने से पहले ही गैब्रियल छुप जाता है और डॉक्टर शॉ टॉर्च ऑन करके उसे ढूंढने लगता है। यहाँ गैब्रियल उस पर फिर से अटैक करता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। डिटेक्टिव उस पर शूट कर रहा था, लेकिन गैब्रियल एक गोस्ट की तरह दीवार से चिपक जाता है और एस्केप हो जाता है। और डिटेक्टिव शॉ को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये उसने क्या देख लिया। अब इस पॉइंट पर सारे एविडेंस मैडिसन की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि तीनों डॉक्टर्स उसी के केस से जुड़े हुए थे। लेकिन मैडिसन को अपनी 8 साल की उम्र से पहले का कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए साइकियाट्रिक हिप्नोथेरेपिस्ट की मदद से मैडिसन अपनी मेमोरी को रिट्राइव करती है और उसे याद आता है एक दिन वो केक कट करके अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन गैब्रियल उसकी अनबॉर्न बेबी सिस्टर को मारना चाहता था। तभी वो खुद को रोकते हुए डरकर चिल्लाती है और हिप्नोथेरेपिस्ट उसे होश में लाती है। ऑफिसर्स को ये सब कुछ ड्रामा लग रहा था। मैडिसन उन्हें बताती है कि गैब्रियल ही रियल किलर है, लेकिन तभी अचानक टूर गाइड जिसे किलर ने किडनैप किया था वो मैडिसन के घर के एटिक से नीचे गिरती है और उसके साथ साथ मर्डर वेपन भी नीचे गिरता है। अब क्योंकि पुलिस को मर्डर वेपन मैडिसन के एटिक से मिला था, उन्हें यकीन हो जाता है कि मैडिसन ही किलर है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। मैडिसन बार बार बोलती है कि वो किलर नहीं है, ये सब गैब्रियल ने किया है, लेकिन वो टूर गाइड जिसका नाम सेरीना मे है उसके एटिक में कैसे पहुंची इसके बारे में उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। अब उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैडिसन जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से रूम की लाइट्स भी एक्सप्लोड हो जाती है और उसी वक्त गैब्रियल का कॉल आता है। गैब्रियल बोलता है कि ये सारे मर्डर्स मैंने किए हैं और मैडिसन का इसमें कोई कसूर नहीं है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी शॉक हो गए थे। मीनवाइल हम सिडनी को देखते हैं जो मैडिसन को बचाने के लिए सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल जाती है, जो कि अब अबैंडन्ड है। वो वहाँ जाकर कुछ केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहती थी ताकि वो मैडिसन की हेल्प कर सके। वहाँ उसे मैडिसन के केस की रिकॉर्डिंग मिलती है और उसे पता चलता है कि टूर गाइड उसकी बायोलॉजिकल मदर है, जिसने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, और गैब्रियल भी असल में उसका पैरासिटिक ट्विन ब्रदर है जो सिर्फ टिश्यूज, बाल, दांत, मसल्स और बोन्स का टुकड़ा था। गैब्रियल एमिली की बॉडी में जीता है और उसकी बॉडी पर हाईजैक भी करने की कोशिश करता है, इसलिए एमिली को हेलुसिनेशंस होते थे और उसकी बॉडी को कंट्रोल करके ही गैब्रियल ने सारे मर्डर्स किए। इन द मीन
टाइम मैडिसन जेल में थी और वहाँ के कैदी उसे बुली करने लगते हैं। मैडिसन को बहुत गुस्सा आता है और वो फाइट बैक करती है, लेकिन फिर वो सब मिलकर उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से गैब्रियल प्रोवोक होता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से गैब्रियल मैडिसन को कंट्रोल करके लोगों को मारता है। वो मैडिसन के पीछे के सर में था और वो वहाँ से बाहर आता है और फिर सबको मारने लगता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अब गैब्रियल पूरे सेल को ब्लड बाथ बनाने के बाद सेल तोड़ के ऑफिसर की चाबी लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सिडनी डिटेक्टिव शॉ को सब कुछ बता देती है और जब ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन आते हैं वो देखते हैं कि गैब्रियल ने उसका ड्रेस पहना था और वो वहाँ से निकल रहा था। इसके अलावा जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उन्हें मारते हुए चल रहा था। गैब्रियल वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी मॉम थी। वो सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और सिडनी पर भी अटैक करता है। जब वो अपनी मॉम के पास जाता है तब वो उसे छोड़ने के लिए उससे माफी मांगती है और गैब्रियल यहाँ अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा शांत होने लगा था, लेकिन तभी डिटेक्टिव शॉ वहाँ आता है और उस पर शूट करता है, जिस वजह से गैब्रियल फिर से गुस्सा हो जाता है और वो डिटेक्टिव शॉ पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। सिडनी गन उठाती है लेकिन गैब्रियल उस पे बेड फेंक कर उसे दीवार से पिन कर देता है और मैडिसन बेबस होकर ये सब देख रही थी। वो अपनी बहन को भी मरते हुए देख रही थी। अब जब गैब्रियल अपनी मॉम की तरफ बढ़ता है तब मैडिसन अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस लेती है और गैब्रियल को ट्रिक करने लगती है, जैसे आज तक गैब्रियल ने उसे ट्रिक किया था। आसान भाषा में मैडिसन भी वही कर रही थी जो अब तक गैब्रियल करता था। जैसे उसे ट्रांस स्टेट में भेजकर वो उसकी बॉडी का यूज करके लोगों को मारता था, उसी तरह से मैडिसन भी अब उसे ट्रांस स्टेट में भेजकर अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस लेती है। वो दोनों फेस टू फेस होते हैं और एक ब्लैक माइंडस्केप में आते हैं। गैब्रियल उसे वार्न करता है कि वो वापस आएगा और मैडिसन बोलती है कि आई विल बी रेडी। मैडिसन, जिसने अपनी बॉडी और माइंड दोनों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, बेड उठा के सिडनी को बचा लेती है और वो अपनी मॉम और सिस्टर को बचाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी कि अब उसने गैब्रियल को हरा दिया है। अब फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में हम रूम की लाइट्स को वैसे ही फ्लिकर करते हुए देखते हैं जैसे गैब्रियल के आने से पहले होती थी एंड द मूवी एंड्स हियर। सो गाइस, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।